हरे कृष्णा बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। और जैसा कि आपको पता है कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इनको बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं पेज नंबर 40 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इस पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके करते हैं। तो पहला पार्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि हमें एक ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जब आपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि हमारे जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी, जिसका केमिकल साइन होता है Hg। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ, यानी कि हमें एक ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जिसे कि हम नाइफ के द्वारा बहुत ही आसानी से काट सकें। ठीक है, ओके। तो मेटल्स की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं जैसे कि हो गए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम नाइफ के द्वारा भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को लिख सकते हो। हमने लिखा है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हमें एक ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो कि क्या होता है, हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, तो बुक में कॉपर एंड सिल्वर को हीट का बेस्ट कंडक्टर बताया गया है। आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, मैं प्रेफर करूंगा कि सिल्वर लिखना, जिसका केमिकल सिंबल क्या होता है, Ag। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हमें एक ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो कि क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, ओके। तो मेटल्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो लेड एंड मरकरी होते हैं तो ये दोनों मेटल्स क्या होते हैं, तो ये दोनों हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखा है लेड, आप मरकरी को भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि हमें मेलिएबल एंड डक्टाइल के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके। तो आपने मेटल्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो आपने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। तो ये क्या होती हैं, तो मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। और जिन मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन्हीं मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। ठीक है, ओके। और डक्टिबिलिटी क्या होती है, तो देखो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कह लो कि हम मेटल्स के वायर्स बना सकते हैं। तो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिबिलिटी कहते हैं। और जिन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कह लो जिन मेटल्स के हम वायर्स बना सकते हैं, तो उन्हीं मेटल्स को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो मेलिएबल एंड डक्टाइल का क्या मीनिंग है, तो मेलिएबल हम उन मेटल्स को कहते हैं जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल हम उन मेटल्स को कहते हैं जिनको हम वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये होता है मेलिएबल एंड डक्टाइल का मीनिंग। अब देख लेते हैं कि इन शब्दों को आप लिखोगे कैसे। मेलिएबल, the metals which spread into sheets when hammered or beaten are known as malleable. Ductile, the metals which convert or drawn into wires when hammered or beaten are known as ductile, यानी कि वे मेटल्स जिन्हें कि हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उन्हें बीट करते हैं तो उन्हीं मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। और डक्टाइल उन मेटल्स को कहते हैं जिनसे कि हम वायर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये होता है मेलिएबल एंड डक्टाइल का मीनिंग। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने पेज नंबर 40 के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 46 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये रहा पहला क्वेश्चन, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी कि क्यों सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके यानी कि डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ओके। देखो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा कि जो सोडियम होता है वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ओके। वो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर हम उसे खुले आसमान में छोड़ दें तो वो मॉइस्चर के साथ भी बहुत विगोरियसली यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। इतने तेज़ी से रिएक्ट करता है कि वो यहाँ तक कि वो फायर भी कैच कर सकता है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, जिससे कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और वो उसके साथ रिएक्शन ना कर पाए, वरना तो भैया वो फायर तक को कैच कर सकता है। ठीक है, ओके। तो इसी को हम आंसर की फॉर्मेट में लिख देंगे, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इट रिएक्ट्स वेरी विगोरियसली विथ मॉइस्चर दैट
it can catch even fire. That's why it is kept immersed in kerosene oil so that it can be prevented from the contact of moisture। यानी कि सोडियम एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो यहाँ तक कि मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है और इतनी तेज़ी से रिएक्ट करता है कि यहाँ तक कि वो फायर को भी कैच कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके रखते हैं, यानी कि डुबो कर रखते हैं, जिससे कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ पाए और वो रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। यानी कि हमें आयरन की स्टीम के साथ और कैल्शियम एंड पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शंस की इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, ओके। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन की इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो आयरन यानी कि Fe, आयरन ने रिएक्शन किया किसके साथ? स्टीम। स्टीम यानी कि वाटर, बट वाटर गैसियस स्टेट पे। ठीक है, ओके। तो हमने लिखा वाटर बट कैसी स्टेट पे? गैसियस स्टेट पे। ठीक है, ओके। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास क्या बनेगा? तो देखो, जब भी कोई एक मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए आयरन का भी क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया फेरस फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड प्लस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हमने लिख दिया H2। ठीक है, ओके। अब जस्ट इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर लेते हैं। तो देखो, आयरन के इस साइड 3 एटम्स हैं लेकिन इस साइड 1 है, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से आयरन के इस साइड भी 3 एटम्स हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के इस साइड 4 एटम्स हैं लेकिन इस साइड तो इसका एक ही एटम है, तो यहाँ पर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इस साइड भी ऑक्सीजन के 4 ही एटम हो गए। लेकिन जब हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के इस साइड कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए, लेकिन इस साइड तो 2 ही एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन के इस साइड भी 8 ही एटम्स हो जाएं। तो हमने 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और हाइड्रोजन के इस साइड भी 8 ही एटम्स हो गए। ठीक है, ओके। तो चेक कर लेते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो आयरन के इस साइड 3 एटम्स हैं, इस साइड भी 3 ही हैं। हाइड्रोजन के इस साइड 8 एटम्स हैं, इस साइड भी 8 ही हैं। ऑक्सीजन के इस साइड 4 एटम्स हैं, इस साइड भी 4 ही हैं। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन हमें लिखनी है कैल्शियम की वाटर के साथ। तो कैल्शियम यानी कि Ca एंड वाटर यानी कि H2O। बट वाटर अब कौन सी स्टेट पे होगा? लिक्विड स्टेट पे। यहाँ पर गैसियस स्टेट में था क्योंकि वो स्टीम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब वो लिक्विड स्टेट में है। ओके, ओके। अब कैल्शियम और वाटर के रिएक्शन से क्या बनेगा हमारे पास? तो देखो, जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड नहीं बनता, उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम का भी क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा? तो देखो, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 होती है, एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? उसकी 1 होती है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ओके। एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, तो हमने H2 लिख दिया। ओके, ओके। अब जस्ट इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर देते हैं। तो कैल्शियम का इस साइड 1 एटम है, इस साइड भी 1 ही है। हाइड्रोजन के इस साइड 2 एटम्स हैं, इस साइड 2 एंड 2 4 एटम्स हैं। तो इस साइड हमें 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन के इस साइड भी 4 ही एटम्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हाइड्रोजन के भी इस साइड 4 ही एटम हो गए। ठीक है, और जब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के इस साइड 2 एटम्स हो गए और इस साइड ऑक्सीजन के पहले से ही 2 एटम्स थे। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन हमें लिखनी है पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन की। ठीक है, ओके। तो पोटेशियम यानी कि के, उसने रिएक्ट किया किसके साथ? वाटर के साथ, बट वाटर के साथ रिएक्शन है तो इसीलिए वाटर लिक्विड स्टेट पे होगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों के रिएक्शन से भी फिर क्या बनेगा हमारे पास? मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? पोटेशियम का ऑक्साइड यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा? तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? उसकी भी 1 ही होती है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? KOH। ठीक है, ओके। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और जब भी कोई एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करता है तो बहुत अमाउंट में हीट जनरेट होती है, तो इसीलिए अगर आप लिखना चाहो तो प्लस में हीट एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब जस्ट इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं। तो पोटेशियम के इस साइड 1 एटम है, इस साइड भी 1 ही है। ठीक है,
हाइड्रोजन के इस साइड 2 एटम्स हैं और इस साइड 2 एंड 1 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, किस तरीके से करेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर भी फिर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड भी 4 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के और हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यही करते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के दोनों साइड्स में 4 एटम्स हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन के इस साइड 2 एटम्स हो गए अब, और इस साइड भी अब ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हो गए। लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम के इस साइड 2 एटम्स हो गए, लेकिन इस साइड तो एक ही है, तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे पोटेशियम के भी इस साइड 2 एटम्स हो गए और पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बस एक बार चेक कर लेते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो पोटेशियम के इस साइड 2 एटम्स हैं, इस साइड भी 2 हैं, हाइड्रोजन के इस साइड 4 एटम्स हैं और इस साइड भी हाइड्रोजन के 2 एंड 2 4 एटम्स ही हैं। इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड इस साइड भी 2 ही हैं। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solutions one by one. The results obtained have been tabulated as follows। यानी कि हमारे पास 4 मेटल्स हैं जिनका नाम है A, B, C, D, ठीक है। तो उनके सैंपल्स को लिया गया और ये जो सॉल्यूशंस हैं आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, तो इनके सॉल्यूशंस के साथ बारी बारी करके ऐड किया गया। यानी कि इनके साथ ये जो मेटल्स हैं ABCD, तो इनका रिएक्शन करवाया गया, ठीक है। ओके, और फिर जो रिजल्ट मिला तो उसको इस तरीके से टेबल में हमें दर्शाया गया है, ठीक है। और फिर हमसे ये कुछ 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो इनका हम एक एक करके आंसर देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो हमारे पास 4 मेटल्स थे ABCD, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों मेटल्स में से मोस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पर हमारा जो मेटल ए है, जब उसका आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि ये आयरन से कम रिएक्टिव है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, यानी कि ये जो मेटल ए है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। और जब मेटल ए का रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट के साथ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यानी कि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जब तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया, तो ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जिंक सल्फेट का हमें डाटा दिया नहीं, ठीक है, ना ही सिल्वर नाइट्रेट का दिया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेटल बी पर। तो जब मेटल बी का आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यानी कि मेटल बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ओके, अब क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसा कि आप यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज में देख पा रहे हो कि ये जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा जो मेटल बी है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल ए के कंपैरिजन में, बिकॉज जो मेटल बी है उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और जो मेटल ए है उसने डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा जो मेटल बी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल ए के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, और जब मेटल बी का जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ और सिल्वर नाइट्रेट का डाटा हमें दिया नहीं है, ठीक है। ओके, अब मेटल सी पे आते हैं। तो मेटल सी का जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कॉपर सल्फेट के साथ भी करवाया गया तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ और जिंक सल्फेट के साथ करवाया गया तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यानी कि जो मेटल सी है उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर नाइट्रेट को, यानी कि वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सिल्वर क्योंकि कम रिएक्टिव है कॉपर एंड आयरन के कंपैरिजन में, तो ये हमारा जो मेटल सी है वो ए और बी दोनों मेटल्स के कंपैरिजन में भी क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। ओके, कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब मेटल डी पे चलते हैं। तो जब मेटल डी का इन सब के साथ रिएक्शन करवाया गया तो इसने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं किया, यानी कि ये सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास कौन है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास मेटल बी, बिकॉज उसने आयरन को डिस्प्लेस किया, और उससे कम रिएक्टिव है हमारे पास मेटल ए, बिकॉज उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, और उससे भी कम हमारे पास रिएक्टिव है मेटल सी, बिकॉज उसने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, और उससे भी कम हमारे पास रिएक्टिव है मेटल डी, बिकॉज उसने किसी को ही डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास है मेटल बी, तो हमने लिख दिया द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज बी, ठीक है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ वी इज एडेड टू
आ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि अगर ये जो मेटल बी है तो इसका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या होगा, हमसे ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो देखो ये जो हमारा मेटल बी था तो इसने डिस्प्लेस कर दिया कि इसको आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से, और आयरन कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो भैया जब इसने आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया तो ये कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या होगा, जब हम इस मेटल वी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यही होगा कि हमारा ये जो मेटल बी है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बस इसी को हम लिख देते हैं। इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म बी सल्फेट, यानी कि इसका नाम क्या है इस मेटल का, बी, तो इसका सल्फेट, ये खुद का सल्फेट बना लेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके। ठीक है, ओके। बिकॉज मेटल बी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि अगर हम मेटल बी का रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ तो क्योंकि ये जो मेटल बी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमें पता चला कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद का सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, ओके। ये है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा गया है अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि हमारे पास ये जो मेटल्स हैं ए बी सी डी तो इनको हमें इनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि हमें सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव को लिखना है, फिर उससे कम रिएक्टिव को, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो इस ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। ठीक है, ओके। तो मैंने अभी बताया था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी, फिर उससे कम रिएक्टिव है मेटल ए, फिर उससे कम रिएक्टिव है मेटल सी, और फिर उससे कम रिएक्टिव है मेटल डी। ठीक है, ओके। तो इसी ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर देंगे। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी, फिर उससे कम है मेटल ए, फिर उससे कम है मेटल सी, फिर उससे कम है मेटल डी। तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज भी कर दिया है इनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है एक रिएक्टिव मेटल से, और फिर हमें आयरन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन को भी लिखना है। ठीक है, ओके। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी कोई एक मेटल एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके। तो पहले इसका आंसर लिख देते हैं। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, यानी कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके। अब जस्ट हम आयरन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन को भी लिख देते हैं। सो आयरन यानी कि Fe एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, तो आपने इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि आयरन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो फिर वो हाइड्रोजन को इस सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस करेगा और खुद का कंपाउंड क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो अकेला रहेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके। एक बार फिर से समझाता हूँ कि क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और खुद का कंपाउंड बना लेगा क्या, आयरन सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन बेचारा हमारा अलग रहेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके। अब आयरन सल्फेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, तो आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, आयरन की वैलेंसी होती है 2 होती है, एंड सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, तो उसकी भी 2 ही होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या केमिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, FeSO4। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब जस्ट इसको हम देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो देखो आयरन के इस साइड एक एटम है, इस साइड भी एक ही है, हाइड्रोजन के इस साइड 2 एटम्स हैं, इस साइड भी 2 ही हैं, सल्फेट इस साइड एक है, इस साइड भी एक ही है। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place, यानी कि जब हम जिंक को
आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, और हमें यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। ओके ओके, क्वेश्चन समझ में आया। ओके, तो देखो क्या होगा जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो देखो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा कि हमारा जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि, ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो जिंक है वो आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो फिर जो जिंक है तो वो क्या करेगा, तो जो जिंक है हमारा वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से जो कि ग्रीन कलर का होता है तो उसमें से आयरन को डिस्प्लेस करेगा और खुद का एक सॉल्यूशन बना लेगा, किसका, जिंक सल्फेट का, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। और फिर हमारा जो आयरन है वो ग्रे लेयर के रूप में उस सॉल्यूशन की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ कि क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में, तो जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो जिंक आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से जो कि ग्रीन कलर का होता है उससे आयरन को डिस्प्लेस करेगा और खुद का कंपाउंड बना लेगा, किसका बना लेगा, जिंक सल्फेट का। और हमारा जो आयरन है वो अकेला बचेगा तो वो इसी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा ग्रे लेयर के रूप में। ठीक है, ओके, तो ये होगा जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, अब जस्ट इसी को हम शब्दों में लिख देते हैं। Since zinc is more reactive than iron, so when zinc is added to a solution of iron sulfate, it displaces iron from iron sulfate solution of green color and forms a colorless solution of zinc sulfate and a gray layer of iron deposited on the surface of solution of zinc sulfate। यानी कि क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में, तो जब जिंक को हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कि ग्रीन कलर का होता है उसमें ऐड करेंगे तो जो हमारा जिंक है वो क्या करेगा, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस करेगा और खुद का कंपाउंड बना लेगा, खुद का सॉल्यूशन बना लेगा जिंक सल्फेट का, जो कि होता है कलरलेस। ठीक है, ओके, और हमारा जो आयरन है वो इसी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा ग्रे लेयर के रूप में। ठीक है, ओके, अब जस्ट यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो उसे भी हम लिख देते हैं। तो जिंक ने रिएक्शन किया किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ। आयरन सल्फेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया, FeSO4। ठीक है, ओके, अब इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस में आयरन। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, उसकी भी वैलेंसी 2 ही होती है, एंड सल्फेट की मैंने वैलेंसी पिछले क्वेश्चन में बताई थी कितनी होती है, 2 होती है। सो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ZnSO4। ठीक है, और प्लस में आयरन। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिएक्शन होगी। अब जस्ट इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। सो जिंक का इस साइड एक एटम है, इस साइड भी एक ही है, आयरन का इस साइड एक एटम है, इस साइड भी एक ही है, SO4 इस साइड एक है, इस साइड भी एक ही है, तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने पेज नंबर 49 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। यानी कि हमें सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को लिखना है। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं, तो वो अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो देखो कोई भी एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसकी आखिरी सेल में आते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उस एलिमेंट का सिंबल लिख दो और उस सिंबल के ऊपर डिनोट कर दो, या तो बिंदी से डिनोट कर दो या फिर क्रॉस से डिनोट कर दो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि उसके जो सेल्स होंगी तो उनमें किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें पता है कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। दूसरी में कितने भरे जाते हैं, 8 भरे जाते हैं, तो दूसरी में हमने कितने भर दिए, 8 भर दिए। ठीक है, ओके, तो इन दोनों सेल में अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 10 भर गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो हमने लास्ट वाली जो सेल थी तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो ये जो लास्ट वाली सेल में इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो यही क्या है, यही इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है,
तो बस जो सोडियम का केमिकल फॉर्मूला है उसे लिख देना है Na, और इस पर ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है, एक ही है। तो इस टाइप से एक बिंदी से या फिर आप इस टाइप से क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हो, और ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। सेम हम ऑक्सीजन का भी बनाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसमें 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अब कितने बचे, 8 में से 2 गए, 6 बचे। तो लास्ट वाली सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भर पाएंगे। और मैंने अभी बताया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो कि लास्ट वाली सेल में लाई करते हैं। तो इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हम ऑक्सीजन का सिंबल बनाएंगे O, और उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बे इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसकी लास्ट सेल में लाई करते हैं, उनको हम इस टाइप से इसके ऊपर डिनोट कर देंगे। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो इस टाइप से हम इसके ऊपर 6 बिंदी बना देंगे। ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। आप इन बिंदी की जगह, जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया, इस टाइप से आप क्रॉस भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। इसी तरीके से मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ठीक है, अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। दूसरी में कितने भरेंगे, 8 भरेंगे। अब कितने बचे, 2 और 8 10, अब 2 ही बचे। तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही क्या हो जाएंगे, हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हम मैग्नीशियम का साइन लिखेंगे Mg, और उसके ऊपर ये जो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इस तरीके से शो कर देंगे, और ये हमारा मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, ओके। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन को शो करना है उनके इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा। ठीक है, ओके। तो कैसे शो करेंगे, तो हमें इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है, उसमें हम इनके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को शो कर देंगे, और फिर इसी से आयंस बन जाएंगे, और फिर आयंस से हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें शो करना है। ओके, ओके। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ Na2O को शो करेंगे। सो Na का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, क्या होता है, Na और उसके ऊपर एक डॉट यानी कि इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ओके। अब ये जो Na2O है ये किन से कंपाउंड बना है, सोडियम से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सिंबल O एंड उस पर 6 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से क्यों बनाए, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस रहे, Na के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से हैं और इसके क्रॉस से हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से बनाया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके पास 6 ऑलरेडी हैं। तो 2 वो कहाँ से लेगा, तो एक तो उसे ये Na दे देगा, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन अब उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेगा, तो एक और Na से वो अपना एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है इनके बीच में, तो इन पर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि आयंस बनेंगे इनके। ठीक है, तो क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसीलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, लिया है, तो इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने लिया है तो इसीलिए उस पर 2 माइनस चार्ज आया। ओके, ओके। अब इन आयंस से हमारा कंपाउंड भी बन जाएगा, कौन, Na2O। Na2 इसलिए बिकॉज 2 Na हैं और O सिंगल है, तो इसीलिए O। ठीक है, तो इस तरीके से हमने Na2 का फॉर्मेशन शो कर दिया। अब सेम हम करते हैं MgO के साथ, फॉर्मेशन ऑफ MgO। ठीक है, ओके। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। ऑक्सीजन का ये कुछ इस टाइप का है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, तो इसीलिए इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैग्नीशियम ने क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया 2+। ठीक है, 2 इसलिए बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, एंड ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इसीलिए उस पर चार्ज आया -2, फिर से इसलिए बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ठीक है, अब यहाँ पर इन आयंस से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा MgO। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, यानी कि हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं
Na2O एंड MgO, तो इन कंपाउंड्स में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं ये हमें बताने हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने यहीं पर बताया था कि हमारे Na2 में Na+ एंड O2- आयंस प्रेजेंट हैं और हमारे MgO में Mg2+ एंड O2- आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम उस क्वेश्चन के आंसर में एज इट इज लिख देंगे। सो आंसर हो जाएगा हमारा, इन Na2O आयंस प्रेजेंट आर Na+ एंड O2- एंड इन MgO आयंस प्रेजेंट आर M2+ एंड O2-, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आयनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के द्वारा बनते हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आयंस फॉर्म होंगे, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। इतना अभी ध्यान रखना। ओके ओके, क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं। तो देखो, अभी मैंने बताया आपको कि इन आयनिक कंपाउंड्स में क्या होंगे, आयंस होंगे। तो इन कंपाउंड्स के चार्ज्ड आयंस में क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का या कंपाउंड का वह टेम्परेचर होता है जिस पर वो मेल्ट हो जाए या फिर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम उस कंपाउंड का या फिर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कब होता है, जब उसका जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो आयंस होते हैं तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाए या फिर कह सकते हो वो ब्रेक हो जाए, तब वो कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। तो मैं सम अप करके आपको बताता हूँ कि क्यों आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए होता है बिकॉज उनके जो चार्ज्ड आयंस होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, कम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बस इन शब्दों को हम आंसर की फॉर्मेट में लिख देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग इन दीज कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए होता है बिकॉज इन कंपाउंड्स के अंदर जो आयंस होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए इन कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पेज नंबर 49 के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। सो अब हम आ चुके हैं अपने पेज नंबर 53 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर। सो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंगी, यानी कि हमें इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या होती हैं समझते हैं। तो देखो, मिनरल हम ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कहता हूँ कि मिनरल्स हम ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, एंड और क्या होते हैं, तो देखो, और हम ऐसे मिनरल्स को कहते हैं जिनमें एक पार्टिकुलर मेटल की हाई परसेंटेज होती है, यानी कि उस मिनरल में एक पार्टिकुलर मेटल ज़्यादा अमाउंट में होता है, एंड उस मिनरल से हम उस पार्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिनरल को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि ओर हम एक ऐसे मिनरल को कहते हैं जिस मिनरल में एक पार्टिकुलर मेटल की हाई परसेंटेज हो, यानी कि उसमें एक पार्टिकुलर मेटल ज़्यादा अमाउंट में हो, और उस मिनरल से हम उस पार्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसे ही मिनरल को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास ये एक मिनरल है और ये एक मिनरल है, इसको हम नाम दे देते हैं मिनरल ए, ठीक है। और ये जो मिनरल है इसे हम नाम दे देते हैं मिनरल बी, ठीक है। ओके, तो ये जो दोनों मिनरल हैं, तो इनमें मान लो ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये इनमें कुछ मेटल है, मेटल की कुछ परसेंटेज है, ठीक है। ओके, तो ये जो मिनरल ए है, तो इस मिनरल में से हमें इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगभग लगभग कितने रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा, लगभग लगभग 2 लाख रुपीज़ का हमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और जब इस मिनरल में से ये मेटल बाहर निकल जाएगा तो इस मेटल को बेचकर लगभग लगभग हमें कितने रुपीज़ मिल जाएंगे, तो लगभग लगभग हमें मिलेंगे 50,000 रुपीज़ के लगभग इसकी वैल्यू होगी, ठीक है।
ओके, ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये जो मिनरल बी है, तो इस मिनरल बी में से हमें इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उतना ही खर्चा लगेगा। कितना? 2 लाख रुपीज़ हमें खर्चा लग जाएगा इस मेटल को निकालने के लिए इस मिनरल में से, ठीक है। और जब इस मिनरल में से ये मेटल निकल आएगा बाहर, तो इस मेटल की लगभग लगभग कीमत होगी 3 लाख, ठीक है। कितनी कीमत होगी? 3 लाख होगी। तो देखो कि यहाँ पर हमने लगाए कितने? 2 लाख और मिले हमें कितने? 50,000, ठीक है। तो कितने का लॉस प्रॉफिट हुआ? तो यहाँ पर तो हमें 1.5 लाख का लॉस और हो गया, ठीक है। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस 1.5 लाख का हो गया। और जबकि ये जो मिनरल बी है, तो इसके केस में हमने 2 लाख रुपीज़ लगाए और 3 लाख मिले, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों मिनरल्स में से हम किस मिनरल को ओर कहेंगे? तो ये जो मिनरल है बी, तो इस मिनरल बी को हम ओर कहेंगे, बिकॉज ये ओर के जो 2 क्राइटेरिया हैं उन दोनों को ये पूरा करता है कि हमारे मिनरल में एक पार्टिकुलर मेटल की हाई परसेंटेज होनी चाहिए, जो कि इसमें है। और उस मेटल को जब हम मिनरल से निकालें ना, एक्सट्रैक्ट करें, तो वो ऐसा नहीं है कि उस मेटल को निकालने के बाद हमें लॉस हो, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्राइटेरिया है वो भी ये पूरा करता है, लेकिन ये जो मिनरल ये है ये पूरा नहीं करता। तो इसीलिए हम इन दोनों में से और किसको कहेंगे? ये जो मिनरल बी है हम इसे और कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये और क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब हम गेंगी को समझते हैं कि ये गेंगी क्या होता है। तो देखो, ओर से जब मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि पूरा जो ओर है वो पूरे ओर में बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा का पूरा मेटल ही मेटल है। उसमें बहुत अमाउंट में क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती हैं, जैसे कि सॉइल, सैंड, ये सब होती है उस ओर में बहुत अमाउंट में। तो ये जो सॉइल, सैंड एक्सेट्रा उस ओर में गंदगी होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? गेंगी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मिनरल ओर एंड गेंगी, ठीक है। अब बस इसको हम आंसर की फॉर्मेट में लिख देते हैं। मिनरल, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच occur नेचुरली इन द अर्थ's क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। और एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। गेंगी, ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called gengi, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, यानी कि हमें ऐसे 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि नेचर में अपनी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऐसे देखो कई मेटल्स हैं, जैसे कि आपकी बुक में नाम है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर द मेटल्स विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम ये कुछ मेटल्स हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मैंने आपको चारों मेटल्स बता दिए बिकॉज ये चारों आपकी बुक में थे। इन चारों में से आप किन्हीं भी 2 का नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी करे वो। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, यानी कि कौन सी केमिकल प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं एक मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक मेटल ऑक्साइड से एक मेटल को ऑब्टेन करना है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास पहले मेटल ऑक्साइड है यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो कौन सी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं एक मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए? सो हम रिडक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमने पेज नंबर 53 के भी सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 55 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जो कि लास्ट हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals, in which cases will you find displacement reaction taking place, यानी कि हमने जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के ऑक्साइड्स लिए और हमने उनको इन मेटल्स के साथ में क्या किया? हीटेड किया, बेसिकली इनके साथ में उनका रिएक्शन करवाया। तो फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ में रिएक्शन किया। तो
तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब जानते हैं, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और खुद का कंपाउंड बना लेता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ओके। तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो आंसर है नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जिंक के ही साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। जिंक से हाई रिएक्टिव है? नहीं है, तो इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर हमने जिंक ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो भैया होगा, बिकॉज हमारा जो मैग्नीशियम है वो जिंक के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो जिंक को जिंक ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर के साथ में करवाया, तो क्या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो कॉपर है वो जिंक के कंपैरिजन में बहुत लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए वो जिंक को जिंक ऑक्साइड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिंक के साथ में रिएक्शन करवाया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो नहीं होगा, बिकॉज हमारे जो जिंक है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसीलिए वो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम से ही रिएक्शन करवाया, तो फिर क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, दोनों सेम सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को ही डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉपर के साथ में रिएक्शन करवाया, तो फिर क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? नहीं होगा, बिकॉज जो कॉपर है हमारा वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसीलिए वो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमने कॉपर ऑक्साइड का जिंक के साथ में रिएक्शन करवाया, तो फिर क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो भैया होगा, बिकॉज हमारा जो जिंक है वो कॉपर के कंपैरिजन में बहुत हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से आसानी से डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमने कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में करवाया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो भैया यहाँ पर भी होगा, बिकॉज हमारा जो मैग्नीशियम है वो कॉपर के कंपैरिजन में बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसीलिए वो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। फिर हमने कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के साथ में रिएक्शन करवाया, तो फिर क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो भैया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज क्या कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज डिस्प्लेस वो कब कर पाएगा? जब वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और भैया क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं है, तो इसीलिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने लिख दिया है कि कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजिली, यानी कि कौन से मेटल्स हैं जो कि आसानी से कोरोड नहीं होते। कोरोड भैया क्या है? तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि हमें उन मेटल्स का नाम बताना है जिनमें बहुत जल्दी कोरोजन नहीं होता। कोरोजन क्या होता है? ध्यान आया? ठीक है, तो इसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में पूछा है कि हमें ऐसे मेटल्स का नाम बताना है जो कि बहुत जल्दी कोरोड नहीं होते, यानी कि जिनमें बहुत ईजिली कोरोजन नहीं होती। तो देखो हमारे मेटल हो गए जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, तो ये वो मेटल्स हैं जिनमें बहुत जल्दी कोरोजन नहीं होती, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो बहुत जल्दी कोरोड नहीं होते। ठीक है, ओके। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलॉयज, यानी कि एलॉयज क्या होते हैं। तो देखो, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी कि एक एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो और दो से अधिक मेटल्स का, अगर मेटल ही मेटल है, और अगर मेटल मेटल ही नहीं है तो एक मेटल एंड एक नॉन मेटल का भी होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, ओके। कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यही समझो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो देखो
होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो शेक का। तो सपोज ये हमारे पास इसमें क्या है, मैंगो शेक है, ठीक है, ओके। तो सपोज करो कि हमने थोड़ा सा मैंगो शेक यहाँ से पिया, थोड़ा सा हमने यहाँ से पिया, और फिर हमारा मन किया तो थोड़ा सा हमने यहाँ से पी लिया। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जब हमने यहाँ से मैंगो शेक पिया था तो यहाँ पर कम मीठा होगा, यहाँ पर ज़्यादा मीठा होगा, और यहाँ पर हो सकता है कि मीठा ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। तीनों जगह से हमने पिया तो तीनों जगह पर बराबर मीठा होगा, वो बराबर स्वादिष्ट होगा, ठीक है। जैसा स्वाद यहाँ पर होगा उसका, जैसा मीठा यहाँ पर होगा, वो चाहे हम कहीं से भी पी लें वैसा ही स्वाद एंड उतना ही मीठा वो हर जगह पे होगा। यानी कि इसकी जो कंपोजिशन है वो पूरी में क्या है, एक जैसी है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब एलॉय क्या होता है, तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो और मोर मेटल्स का, और अगर मेटल मेटल का नहीं होगा तो वो एक मेटल का और एक नॉन मेटल का होगा। यानी कि सपोज हमारे पास दो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ये है किसका, कॉपर का एंड जिंक का। तो कॉपर एंड जिंक को हमने क्या कर दिया, कॉपर एंड जिंक का हमने एक मिक्सचर बना दिया, और वो मिक्सचर कैसा है, वो होमोजीनियस है। यानी कि उसमें जो उसकी कंपोजिशन है, बनावट है, वो पूरे में एक जैसी है, ठीक है। तो फिर हमारा ये जो होमोजीनियस मिक्सचर बन के निकलेगा ना, ये नया सब्सटेंस बनेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। और इन दोनों से कौन सा एलॉय बनता है, कॉपर एंड जिंक से ब्रास एलॉय बनता है, ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा एलॉय, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में यही है पहला तो कि हमारा कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है ब्रास, एंड कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है ब्रोंज, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं एलॉय। तो इसी के साथ में हमने सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ, फीडबैक देना ना भूलें, जिससे कि मैं कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इनको बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो इसी के साथ में इस वीडियो का समापन करते हैं। हरे कृष्णा।